तो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम लेके आ चुके हैं एपिसोड 880 चंद्रकुंड की परीक्षा और काल पुरुष का अट्टहास। गुफा के मुहाने पर बर्फीली हवाएं किसी शिकारी की तरह फुकफुका कर रही थी। अभिनव के कंधे से निकलता वह काल धुआं अब किसकी नसों में जहर बनकर दौड़ रहा था। उसके शरीर पर मौजूद नील कवच, जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक था, अब कोयले की तरह काला और भारी होता जा रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों सुइयां उसके मांस में चुभाई जा रही हो, लेकिन उसकी बाहों में बेहोश सपना का बोझ उसे भारी नहीं लग रहा था। उसे भारी लग रहा था वह सच जो उसके पिता महाराज प्रताप सिंह ने अभी अभी उसके सामने उजागर किया था। क्या मेरा पूरा अस्तित्व ही एक अभिशाप है? अभिनव के मन में सवाल बार बार गूंज रहा था। काल पुरुष का उदय और मृत सेना का जागरण होता है। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा वह रहस्यमय शख्स जिसे काल पुरुष कहा जाता है ने दोबारा अपना शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि सामान्य नहीं थी, वह पाताल की गहराइयों से आ रही एक चीख थी। शंख बजाते ही जंगल की जमीन फटने लगी। सदियों से दबे हुए सूखे पत्ते और मिट्टी हट गई और उनमें से निकलने लगे मृत जीव। ये वे योद्धा थे जिन्होंने कभी नील वंश के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन श्राप के कारण उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाया था। अनन्या ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक प्रतिशोध की ज्वाला थी। अभिनव, तुम रुकना मत रक्षक, और मैं इन्हें संभाल लूंगी। तुम्हें अपन सपना को लेकर चंद्रकूट पहुंचना ही होगा। अगर सूरज ढलने से पहले तुम वहां नहीं पहुंचे तो यह काला जहर तुम्हें पूरी तरह निगल जाएगा। रक्षक ने अपनी विशाल गदा हवा में लहराई और एक हुंकार भरी जिससे पहाड़ कांप उठे। राजकुमार, आगे बढ़िए, सेना ने कहा। इन मुर्दों को दोबारा सुलाने का काम मेरा है। अभिनव सपना को सीने से लगाए सफेद पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका नील रक्त काला पड़ता जा रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन तभी सपना के हाथ से गिरा वह आंसू जिसने उसके घावों को छुआ था, उसे याद आया। वह आंसू प्यार की आखिरी निशानी थी जो बिना याददाश्त के भी सपना के भीतर जीवित थी। रास्ता दुर्गम था, ऑक्सीजन कम हो रही थी और ठंडी हवाएं अभिनव के जख्मों को सुन्न कर रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। अचानक रास्ते के बीचों बीच विक्रांत फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे परछाइयों की एक फौज थी। वह भूत थे। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो अभिनव? विक्रांत ने कहा। विक्रांत ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने जो पाप किए उनकी कीमत तुम्हें क्यों चुकानी ही होगी। पाताल भैरवी को बलि चाहिए, और वह बलि सपना की यादें नहीं बल्कि तुम्हारा अंत होगी। मैं तुम्हारा अंत करके पाताल भैरवी को बलि दूंगा। अभिनव ने सपना को एक सुरक्षित बर्फ की ओट में छुपाया और अपनी तलवार निकाली। उसकी तलवार की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। पहले की तरह वह उसमें नीलवंश की चमक नहीं रही थी। उसने काले रंग की धारियों उभर आई थी। विक्रांत, आज न तो कोई श्राप मुझे रोकेगा और न ही तेरा कोई छल। मैं नील वंश का कलंक मिटाने आया हूँ, उसे ढोने नहीं। विक्रांत व अभिनव व उसकी सेना के बीच भयंकर आंतरिक संघर्ष होता है। विक्रांत और अभिनव के बीच तलवारों की जंग छिड़ गई। एक तरफ विक्रांत की चालाकी थी और दूसरी तरफ अभिनव का वह जुनून जो अपनी प्रेमिका की पहचान वापस पाने के लिए था। युद्ध के बीच अभिनव को अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ। काला जहर उसे शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा था, लेकिन उसके भीतर की क्रोध अग्नि उसे एक राक्षसी शक्ति दे रही थी। हाँ, इसी शक्ति को अपना लो अभिनव, विक्रांत ने कहा।
अपने भीतर के राक्षस को बाहर आने दो। अभिनव, यही नीलवंश का असली रूप है। अभिनव का हाथ कांपने लगा, उसकी आंखें की पुतलियां काली पड़ने लगी। तभी उसे सपना की धीमी आवाज सुनाई दी। वह होश में नहीं थी, लेकिन उसके होठ कुछ बुदबुदा रहे थे। वह अभिनव का नाम ले रही थी क्योंकि वह उसे भूल चुकी थी, लेकिन वह उस मंत्र को पढ़ रही थी जो उसकी माँ ने उसे बचपन में सिखाया था, शांति का मंत्र। इस मंत्र को पढ़ने से आसपास में शांति होती है। सपना की आवाज़ सुनते ही अभिनव का क्रोध शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि अगर वह इस राक्षसी शक्ति का प्रयोग करेगा तो वह भी अपने पूर्वजों की तरह श्राप का हिस्सा बन जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस काले जहर को अपनी इच्छा शक्ति से दबाने की कोशिश की। चंद्रकुंड की अभिनव ने पहली झलक देखी। विक्रांत को पीछे धकेलते हुए अभिनव ने एक जोरदार प्रहार किया, जिससे विक्रांत दूर खाई में जा गिरा। अभिनव ने बिना समय गवाए सपना को फिर से उठाया और चोटी की आखिरी ढलान की ओर भागा। सामने ही चंद्रकुंड था, एक ऐसा पवित्र जलाशय जिसके ऊपर चंद्रमा की किरणें दिन में भी एक विशेष कोण से गिरती थी। वहां का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। मंदिर में खंडहरों के बीच से प्राचीन मंत्रों गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां पहुंचते ही अभिनव के सामने काल पुरुष खड़ा था। वह साक्षात यमराज की तरह लग रहा था। उसके हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ था, नीलवंश का लेख जोक। तुम यहाँ तक आ तो गए राजकुमार। काल पुरुष की आवाज किसी सूखी लकड़ी की टूटने जैसी थी, लेकिन चंद्रकुंड में प्रवेश की एक ही शर्त थी, जो इस कुंड में उतरता है उसे अपने वंश का सबसे बड़ा सत्यागना पड़ता है। क्या तुम्हें तैयार हो यह जानने के लिए कि सपना की यादें कभी वापस नहीं आएगी, भले ही तुम बच जाओ? अभिनव उसी समय स्तब्ध रह गया। अगर वह खुद को बचाने के लिए कुंड में उतरता तो उसे सपना की यादें का त्याग हमेशा के लिए करना होगा, और अगर वह नहीं उतरता तो राक्षस बनकर सबका अंत कर देना अंतिम निर्णय अभिनव लेता है। अभिनव ने सपना के मासूम चेहरे को देखा। उसने धीरे से उसे चंद्रकुंड के किनारे लगे एक पत्थर के सहारे बैठाया। उसने अपनी तलवार नीचे फेंक दी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं काल पुरुष, अगर मेरे बचने की कीमत सपना की यादें का हमेशा के लिए खो जाना तो मुझे यह जीवन नहीं चाहिए, लेकिन इस श्राप को अपने साथ खत्म करूंगा। अभिनव ने कुंड के पवित्र जल को छुआ और उसे सपना के माथे पर लगाया। उसने अपनी बची कुची दिव्य शक्तियां के भीतर स्थानांतरित करी शुरू कर दी। वह खुद को खत्म कर रहा था ताकि पवित्र जल और उसकी शक्ति मिलकर सपना का चेतना को वापस ला सके। अचानक आकाश में बिजली कड़की। चंद्रकुंड का पानी उबलने लगा। काल पुरुष की आंखें में पहली बार आश्चर्य दिखा। यह क्या है? तुम अपनी मुक्त के बजाय उसकी पहचान चुन रहे हो। यह तो नीलवंश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जैसे ही अभिनव का शरीर पूरी तरह काला पड़कर गिरने लगा, सपना की बंद पलकें तेजी से फड़कने लगी। उसकी सुनहरी आभा फिर से लौटने लगी थी, लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। मंदिर के नीचे छिपी एक तीसरी शक्ति जाग उठी। नील रानी का अवशेष। क्या अभिनव का यह बलिदान उसे मौत की नींद सुला देगा? क्या सपना अपनी याददाश्त वापस पाते ही अभिनव को मरते हुए देखेगी और वह काल पुरुष आखिरी इसका इंतजार कर रहा था? आगे हम देखेंगे। अगला पार्ट हम जल्दी लाएंगे। तो धन्यवाद।